ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ओडीआई आपने कहीं ना कहीं शब्द सुना होगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी तक अपन जितने भी समझ रहे थे तो अपन ने फेमा समझा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझा, और क्या बोलते, अभी अपन देखेंगे ओडीआई। ठीक है, ये जो पहले 3-4 चैप्टर है ना इसके फिर इसके बाद है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो ये सारी चीज़ें फॉरेन के रिलेटेड ही है। अपन का ये जो इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल लॉ वाला जो पार्ट है, जिसका 60 मार्क्स का वेटेज है, तो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और 14 चैप्टर्स हैं। तो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत टेक्निकल भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने समझी इससे पहले वाली वीडियो में, और काफ़ी डिटेल में अपन समझ रहे हैं। 2.5 घंटे की वीडियो बन रही है। ठीक है, ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो एक तरीके से 10 पेज का ही कंटेंट इसमें लिमिटेड है, पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने में थोड़ी सी टाइम लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो अगर बनती है 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, तो आप आराम से उसको आगे फॉरवर्ड करके कहीं भी आपको जहाँ पे ऐसे करना हो तो आप करके कर सकते हो प्रॉपरली। इसके बाद फिर अपन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स देखेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं, सेस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस, तो सारी चीज़ें इसके रिलेटेड ही हैं। तो एक बार फटाफट फटाफट देखते जाते हैं। आज अपन जिसके साथ देख रहे हैं वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ ना एक दो पेज और भी हैं जो अगर लेने होंगे तो वो अपन लेंगे, एक बार देख लेंगे क्या बोला हुआ है। अभी इस वीडियो में अपन क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड की डेफिनेशन समझेंगे पहले कि क्या है, क्या ओवरसीज डायरेक्टमेंट है क्या, और इंट्रोडक्शन कैसे कहाँ से आया था, क्या हिस्ट्री वगैरह है। और उसके बाद परमिशन फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, प्रोसीजर फॉर मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, कैसे आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे कर सकते हो, तो ये स्टार मार्क कर लेना। फिर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़ता है फ्रॉम द लैंडर्स बैंक, रेगुलेटरी बॉडी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इससे पहले वाली वीडियो में भी अपन इसकी बात कर चुके हैं। फिर मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, प्राइसिंग गाइडलाइंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ जो देखो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं वहाँ पे स्किप करके या तो देखो अगर बहुत ही एकदम ऐसा होगा कि सिर्फ रीड ओनली वाला है तो उसको अपन स्किप करते हैं। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यार इसको कवर कर लेते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि अपन ने कुछ छोड़ना तो है नहीं। फिर देखेंगे ट्रांसफर और लिक्विडेशन कैसे हो सकती है, रीस्ट्रक्चरेशन कैसे हो सकता है, फिर ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अब्रॉड बाय द इंडियन एंटिटी, ऑब्लिगेशंस ऑफ द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट आंसर, अब तक अपने 2 स्टार मार्क्ड आंसर हो चुके हैं। फिर है मैनर ऑफ मेकिंग ओडीआई बाय इंडियन एंटिटी। फिर है ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विस, तो इसको भी एक बार स्टार मार्क कर लेना इतने पार्ट को। इसमें देखो इंटरनली काफी सारी चीजें ऐसी ऐसी रहती हैं कि बड़े बड़े 2.5 पेज के आंसर है, मतलब टॉपिक दिया हुआ है, पर उसके इंटरनली कुछ सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। एक और आंसर बताता हूँ, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है पूरे चैप्टर का। ठीक है, फिर है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससी बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससी। ठीक है, बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, आईएफएससी के ऊपर अपन पूरी डिस्कशन कर चुके हैं कैपिटल मार्केट वाले में। और यहाँ पे आप ये देखो, ये वाली यहाँ पे नॉट इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए ये सब लीस्ट इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिपोर्टिंग है, इसको एक बार सिर्फ रीड करना है पर इंपॉर्टेंट है। फिर है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्दर फाइनेंशियल कमिटी और ट्रांसफर। फिर एक और है रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन, तो ये भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा यहाँ भी खत्म नहीं हुआ, एक पेज और है। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्वाइजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, तो इसको भी एक बार डिटेल में समझ लेंगे क्या बोला हुआ है। एक बार फटाफट से पढ़ के देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड की डेफिनेशंस के साथ। क्या बोला हुआ है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया enhance the scale and scope of business operation of Indian entrepreneurs by providing global opportunities for growth. Such ventures through easier access to technology, research and development, a wider global market, and reduced cost of capital, along with other benefits, increase the competitiveness of Indian entity and boost their brand value. These overseas investments are also important drivers of foreign trade and technology transfer, thus boosting domestic employment, investment and growth through such interlinkage. In view of evolving needs of businesses in India in an increasingly integrated global market, there is need of Indian corporate to be part of good value. And in keeping with the spirit of liberalization and to promote ease of doing business, the central government and the RBI have been progressively simplifying the procedure and rationalizing the rules and regulations under the FEMA Act 1999. ठीक है, ये सारी चीजें देखो मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी एक बार सिर्फ रीड मार लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन ये सब पढ़ के कुछ अपना इससे एग्जाम में आने वाला है, पर एक बार रीड कर लेना, ताकि क्या है पूरे चैप्टर में ओवरऑल क्या समझने वाले ना, इससे ये एक दिमाग खुलने लगता है। ठीक है,
In this definition, a significant step has been taken with operationalization of a new overseas investment regime. Foreign Exchange Management Overseas Investment Rule 2022 have been notified by the central government on August 22, 2022. ठीक है, अब ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ओडीआई मीन्स acquisition of any unlisted equity shares or subscription as a part of memorandum of association of a foreign entity. ठीक है, एक्वाइजेशन ओडीआई का मतलब है किसी चीज को अक्वायर करना जो कि लिस्टेड नहीं है, ठीक है, और एक्वाइजेशन ऑफ एनी अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल और सब्सक्रिप्शन एज अ पार्ट ऑफ एमओए ऑफ अ फॉरेन एंटिटी। आप कुछ सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ एमओए ऑफ अ फॉरेन एंटिटी के उसमें आप वो कर रहे हो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक तरीके से शहर के बाहर से आप शहर नहीं, कंट्री के बाहर से अब उस, हाँ राज्य, देखो क्या बोलो समझ में नहीं, कंट्री के बाहर से आपका जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, तो उसकी बात करी हुई है। ठीक है, अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में, मैंने शायद उल्टा बोला, इससे पहले वाली वीडियो में जो भी अपन ने फेमा और एफडीआई समझा था, वहां पे क्या हो रहा था, इंडिया में पैसा लाया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया वाला व्यक्ति, रेसिडेंट व्यक्ति बाहर पैसा लेके जा रहा है, ठीक है, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। हाँ, तो ये उसके ऊपर है सारी चीजें, ठीक है। एक्वाइजिशन ऑफ एनी अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल और सब्सक्रिप्शन एज अ पार्ट ऑफ एमओए ऑफ अ फॉरेन एंटिटी में जो अनलिस्टेड है या फिर एमओए में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड फॉरेन एंटिटी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर, 10 या 10 से ज्यादा अगर परसेंट आप पेड अप इक्विटी कैपिटल में लगाते हो जो कि लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है, तो उसको भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल where investment is less than 10% of the paid up equity capital as a listed foreign entity, ठीक है। एक तरीके से तो सब कुछ ही कवर कर लिया ना, देखो पहले 3 में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले अनलिस्टेड ले लिया, एमओए का पार्ट ले लिया फॉरेन एंटिटी का, फिर दूसरे पॉइंट में अपन ने इन्वेस्टमेंट ले ली जो 10% या 10% से ज्यादा है पेड अप इक्विटी कैपिटल के किसी भी लिस्टेड फॉरेन एंटिटी। पहले अनलिस्टेड ले लिया, फिर लिस्टेड ले लिया, उसमें भी 10% लिया, 10% से ज्यादा लिया। अब चौथे वाले में, मतलब जो तीसरा पॉइंट है, उसमें ले लिया कि लेस देन 10%, तो सब कुछ ही ले लिया। इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल where investment is less than 10% of the paid up equity capital of a listed foreign equity, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल की भी बात कर ली, तो उसको सबको बोला जाएगा अपना ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मीन्स फाइनेंशियल कमिटमेंट इन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। Joint ventures are perceived as a medium of economic and business cooperative between India and other countries. अब क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट by a person resident in India means the aggregate amount of investment by way of ODI debt other than overseas portfolio investment and non-fund based facilities or facilities extended by it to all foreign entities। वापस से पढ़ो, देखो फाइनेंशियल कमिटमेंट होती क्या है। अपन ने जो ये इसमें पढ़ा ना, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मीन्स फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये दो चीजों को मिला के जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है करता है, उसको बोला जाता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब इसमें दो टर्म समझे अपन ने, फाइनेंशियल कमिटमेंट और एक है ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब दोनों का मतलब समझते हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब होता है बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ ओडीआई डेट अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज में आप ले सकते हो अपना बैंक गारंटी जैसे नहीं होती वैसे, और फैसिलिटेट्स एक्सटेंड बाय इट टू ऑल फॉरेन एंटिटीज, ठीक है। इसका जो एग्रीगेट रहेगा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट का, ओडीआई डेट अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड नॉन बैंकिंग फंड बेस्ड जो फैसिलिटीज एंड फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय इट टू ऑल फॉरेन एंटिटीज, तो उसको बोला जाएगा ये फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब समझो ओपीआई क्या होता है, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मीन्स इन्वेस्टमेंट अदर देन ओडीआई, ठीक है। ओडीआई के अलावा की जो इन्वेस्टमेंट रहेगी उसे बोला जाएगा ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और देखो क्या बोला हुआ है, in foreign securities but not in any unlisted debt instrument or any securities issued by a person resident in India who is not in an IFSC, ठीक है। कोई भी जहां भी आप पैसा लगा रहे हो इसमें ओपीआई के थ्रू, तो वो एक तो अदर देन ओडीआई होंगी बट नॉट इन एनी, हाँ ठीक है, अदर देन ओडीआई तो होंगी इन फॉरेन सिक्योरिटीज, बट फॉरेन सिक्योरिटीज में है पर वो लिस्टेड होनी चाहिए, अनलिस्टेड नहीं होनी चाहिए,
but not in any unlisted debt instrument or any securities issued by a person resident in India who is not an IFSC। ठीक है, किसी भी व्यक्ति जो IFSC नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका IFSC में भी वो उसका पार्ट होना चाहिए, IFSC का भी पार्ट होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट OPI बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी इवन आफ्टर इट्स डीलिस्टिंग शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज OPI अंटिल एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द एंटिटी। अगर वो डीलिस्ट भी हो जाती है ना, आपने जब पैसा लगाया था ODI के थ्रू, तो वो थी तो वही लिस्टेड ही थी, पर अब वो डीलिस्ट हो चुकी है, तो आपने जो उसमें पैसा लगाया होगा ना, वो भी ODI ही कहलाया जाएगा अंटिल एंड अनलेस अगर आप उसके अंदर वापस से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तब तक। ठीक है, अब एक चार्ट के फॉर्म में समझाया हुआ है। देखो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इंडिया और एग्जांपल ले लेते हैं अपन USA का। USA हो गई अपनी अदर कंट्री और इंडिया हो गई अपनी कंट्री। अब इन्वेस्टमेंट आर बीइंग मेड फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब इसके जो रूट होंगे ना, वो होता है रूट ऑफ ODI। ठीक है, इंडिया वाला अपन ने पहले वाले चैप्टर्स में क्या समझा, FDI में अपन ने समझा कि आउटसाइड इंडिया में पैसा लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर इंडिया वाले वहां पे लेके जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया में। रूट क्या है, ODI। अब इसमें भी दो रूट होते हैं, एक होता है अप्रूवल रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। इससे पहले भी अपन ने समझा था अप्रूवल और गवर्नमेंट रूट। यहाँ पे देखो, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको, रूट्स ऑफ ODI सिर्फ कंपेयर करके बता रहा हूँ। रूट्स ऑफ ODI क्या है, रूट्स ऑफ ODI है, एक है अप्रूवल रूट, एक है ऑटोमेटिक रूट, सारा चीजें सिमिलर ही है। प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI रिक्वायर्ड। ठीक है, अप्रूवल रूट में आपको RBI की पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और ऑटोमेटिक रूट में नो अप्रूवल ऑफ RBI रिक्वायर्ड, इट इज रूटेड थ्रू ऑथराइज्ड डीलर। इसमें भी होता, देखो ऑटोमेटिक रूट में भी ऐसा नहीं है कि भैया तुम खुद ही आए पैसा लेके, मतलब वो सब ऐसा हो जाएगा। वहाँ पे भी पूरी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए देखी जाती हैं, और सारी चीज़ें थ्रू गवर्नमेंट उसमें ही होती है, लीगल फॉर्म में ही होती है। तो गवर्नमेंट की नज़र तो रहती है, पर वो बोलते नहीं है कि अप्रूवल है। ठीक है, इट इज रूटेड थ्रू ऑथराइज्ड डीलर, नो अप्रूवल ऑफ RBI इज रिक्वायर्ड ऑटोमेटिक रूट में। अब परमिशन फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में क्या बोला, देखो, a person resident in India may make or transfer any investment or financial commitment outside India under general permission automatic route subject to the provision contained in the Foreign Exchange Management Overseas Investment Rule 2022 and Foreign Exchange Management Overseas Investment Regulation 2022. Accordingly, overseas investment may be made in a foreign entity engaged in a bona fide business activities directly or through step down subsidiaries, SDS बोला जाता है, step down subsidiaries, समझेंगे इसको क्या बोला जाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV। ठीक है, इनके थ्रू पर बोनाफाइड बिजनेस होनी चाहिए, एक्टिविटी सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गलत बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपको परमिशन मिल जाएगी, सारी रेगुलेशंस एंड रूल्स का आपको फॉलो करना है। फर्दर, सब्सिडरी स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन एंटिटी मींस एन एंटिटी इन विच द, देखो कौन सी एंटिटी है ये, means an entity in which the foreign entity has control and the structure of such subsidiary SDS shall comply with the structural requirement of a foreign entity, such as, that is, such subsidiary SDS shall have limited liability where the foreign entity core activity is not a strategic sector। मतलब वहां पे आपकी जैसे LLP होती है ना, ये वैसी ही सब्सिडरी है। देखो, such subsidiary SDS shall also have limited liability where the foreign entity's core activity is not in strategic sector। ठीक है, अब इसकी गहराई में अपन ने नहीं उतरना है, जितना अपन ने पढ़ा उतना समझ में आया, और उससे ज्यादा अपन नहीं जाएंगे। यहाँ पे परमिशन आपको मिल जाएगी अगर आपका सही सुथरा बिजनेस है, सही जगह पे पैसा लगा रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन कर रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमको। आगे देख सकते हैं, प्रोसीजर फॉर मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। क्या प्रोसीजर रहेगा टू इन्वेस्ट इन अपनी ये फॉरेन एंटिटीज, प्रोसीजर फॉर मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब ये स्टार मार्क कर लो, और अच्छा आंसर है, पढ़ते जाते हैं। पहला पॉइंट, द पर्सन इंटेंडिंग टू मेक एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट शेल अप टू द फॉर्म फिल अप द फॉर्म FC। ठीक है, ड्यूली सपोर्टेड बाय द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अप्रोच डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर बैंक फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट रेमिटेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट, टू मेक एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट शेल फाइल अप, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा FC। ठीक है, ड्यूली सपोर्टेड बाय द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और अप्रोच द डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू आप कर सकते हो, बैंक ऑथराइज्ड डीलर बैंक ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट रेमिटेंस। इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस का मतलब आपको पता ही है, भेजना। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, सेकंड पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस अंडर द अप्रूवल रूट
द एप्लीकेंट शैल अप्रोच देयर डेजिग्नेटेड एडी बैंक हु शैल फॉरवर्ड द प्रपोजल, फॉरवर्ड किसको करेगी बेटा, आरबीआई को करेगी ना, आफ्टर ड्यू स्क्रूटिनी and with its specific recommendations, the application for overseas investment under the approval route would continue to be submitted to the RBI in physical or electronic form through email hitherto in addition to the online reporting. ठीक है, अप्रूवल वाले रूट में आपको आरबीआई की भी, मतलब जो डेजिग्नेटेड वही उसको भेज देगी, आरबीआई को भेज देगी और परमिशन वगैरह ले लेगी. द डेजिग्नेटेड एडी बैंक बिफोर फॉरवर्डिंग द प्रपोजल शेल सबमिट द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म एफसी इन एन ऑनलाइन ओआईडी एप्लीकेशन. अब यहाँ पे ओआईडी क्या हो गया, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट, ओडीआई होगा. ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है, ऑनलाइन ओआईडी एप्लीकेशन लिखा हुआ है एंड ट्रांजैक्शन नंबर जनरेटेड बाय द एप्लीकेशन शैल बी मेंशन इन देयर रेफरेंस. ठीक है, आप जब फॉर्म भरते हैं ना तो वहाँ पे अपने जो ओडीआई की एप्लीकेशन है तो वहाँ पे आपको एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है और उसके थ्रू आप फिर उसको फॉरवर्ड कर सकते हो प्रपोजल में, जो कि आप आरबीआई को भेजोगे. द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द प्रपोजल. कौन से? बैकग्राउंड एंड ब्रीफ डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन, रीजन फॉर सीकिंग अप्रूवल मेंशन द एक्सटेंट फेमा प्रोविजन. ठीक है, आपको बैकग्राउंड कहाँ से आया है ये पैसा, एंड ब्रीफ डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हो, और रीजन फॉर सीकिंग अप्रूवल, क्यों आपको अप्रूवल चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको बतानी पड़ेगी. उसके लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो देने पड़ेंगे. तीसरा, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेजिग्नेटेड एडी बैंक विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग: prima facie visibility of the foreign entity, benefits which may occur to India through such investment, financial position and business track record of the Indian entity and the foreign entity, and any other material observation. ठीक है, सबसे पहले तो देखो प्राइमा फेसिया विजिबिलिटी ऑफ द फॉरेन एंटिटी, यानी कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, और प्राइमा फेसिया विजिबिलिटी यानी कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. ठीक है, ऑफ द फॉरेन एंटिटी. बेनिफिट्स विच, अपना इंडिया को क्या फायदा होगा इससे, फाइनेंशियल पोजीशन एंड बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन एंटिटी एंड द फॉरेन एंटिटी, दोनों का ही देखा जाएगा कि भैया जो पैसा लगा रहा है उसका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, और क्या उसकी सारी तरीके से उसकी चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि पैसा फंसा हुआ है कहीं पे उसका, या फिर बिजनेस करना नहीं आता है. अच्छे अगर रेप्यूटेटेड है और बिजनेस भी अच्छे लेवल पे चल रहा है इंडिया में उन लोगों का, और नाम है एक, तो आपको करने दिया जाएगा. और फॉरेन एंटिटी का भी देखा जाएगा कि फॉरेन एंटिटी जहाँ पैसा लग रहा है वो भी सही होनी चाहिए, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, जहाँ पैसा लगा रहे हो उसके कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है. ठीक है, फिर लास्ट में बोल दिया एनी अदर मटेरियल ऑब्जर्वेशन, जो भी मतलब रिक्वायर्ड रहेगी वो देनी पड़ेगी. फिफ्थ पॉइंट, रिकमेंडेशन ऑफ द डेजिग्नेटेड एडी बैंक विद कंफर्मेशन दैट द एप्लीकेंट बोर्ड रेजोल्यूशन. ठीक है, एप्लीकेंट बोर्ड रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन फ्रॉम इक्विवेलेंट बॉडी as applicable from the proposed transaction is in place. ये भी बोल दिया कि प्रोसीजर में ना आपको बोर्ड रेजोल्यूशन जो आप जहां पे आपने पास किया होगा ना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी देना जरूरी है. रिकमेंडेशन ऑफ द डेजिग्नेटेड एडी बैंक विद कंफर्मेशन दैट द एप्लीकेंट्स बोर्ड रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन फ्रॉम एन इक्विवेलेंट बॉडी एज एप्लीकेबल फॉर द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन इज इन प्लेस. 6 point, diagrammatic representation of the organizational structure indicating all the subsidiaries of the Indian entity horizontally and vertically with their stake, direct and indirect, and statute whether operating company or SPV. ठीक है, यहाँ पे ये बोल दिया कि आपको डायग्राम के फॉर्म में बताना पड़ेगा कि देखो मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, ये यहाँ जाएगी, इतनी सब्सिडरी को जाएगी, ये हमारी सब्सिडरी है तो फिर हम यहाँ से पैसा लगा रहे हैं, और सारी चीज़ें एक डायग्राम के फॉर्म में. क्या होता है ना, इंसान सिर्फ देखता है समझ जाता है, इजीली इतनी सारी चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ती हैं, तो इसलिए आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी देना पड़ेगा. और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग ऑल द सब्सिडरीज ऑफ द इंडियन एंटिटी, हॉरिजॉन्टली में भी बताना पड़ेगा, वर्टिकल में बताना पड़ेगा. विद देयर स्टेक, कितना डायरेक्ट स्टेक है आपका, कितना इनडायरेक्ट स्टेक है, कहाँ पे अपना सब्सिडरी में कितना पैसा लगाया हुआ है, वो सारी चीज़ें, एंड स्टैच्यू. ठीक है. 7th पॉइंट, वैल्यूएशन सर्टिफिकेशन फॉर द फॉरेन एंटिटी. अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, इफ एप्लीकेबल वैल्यूएशन सर्टिफिकेशन फॉर द फॉरेन एंटिटी, फॉरेन एंटिटी के पास से भी आपको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. 8 पॉइंट, अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली नंबर्ड, इंडेक्स्ड एंड फ्लेज्ड. 9th पॉइंट में बोला द प्रपोजल शैल बी सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है जी, सिंपल है. अपना प्रोसीजर में अपन ने सारी चीज़ें समझी. सबसे पहले आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट देना है, तो फॉर्म
FC भरना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। अप्रूवल है तो आपका RBI के पास वो सारा अप्रूवल जाएगा। अप्रूवल से पहले आपको जो ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट होता है फॉर्म FC में ODI एप्लीकेशन के थ्रू, वो जनरेट किया के जाएगा और आपको प्रपोजल रूट के थ्रू अगर मतलब प्रपोजल में उसको भी फॉरवर्ड किया जाएगा। फोर्थ में अपन ने डॉक्यूमेंटेशन की बात करी तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, कंपनी के भी यहाँ के भी सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स क्लियर होने चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इंडिया का कितना फ़ायदा हो रहा है वो बताएंगे, ब्रीफ डिटेल देनी पड़ेगी बैकग्राउंड की, और रीज़न बताना पड़ेगा क्यों आपको अप्रूवल चाहिए। फिर अगर डेजिग्नेटेड AD बैंक को लगता है कि मेरे को कंफर्म करना है बोर्ड रिजोल्यूशन और वो सारी चीज़ें, तो वो भी अपने थ्रू कर सकती है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फॉरेन एंटिटी से। अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो भी उन लोगों को लगेंगे प्रॉपर्ली नंबर्ड, इंडेक्स और फ्लैश्ड होने चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कुछ छुपाने वाला काम है, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। द प्रपोजल शैल बी सबमिटेड टू द RBI, फिर RBI जब सबमिट कर देगा RBI अप्रूव कर देगा और आपको फिर वो अलाउ कर देंगे ODI के लिए। आगे देखते हैं अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो क्या बोला हुआ है, द एप्लीकेशन फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट इन पाकिस्तान अदर जुरिसडिक्शन, पाकिस्तान और अदर जुरिसडिक्शन एज में बी advised by the central government from time to time on or in strategic sector specific geographics shall be forwarded by the AD bank from the constitutes to the RBI as per the laid down procedure for onward submission of the central government। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही बोला, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए तो आपको सारी चीज़ें पूछनी पड़ेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और RBI की भी रेफरेंस दिया हुआ है कि RBI से भी अगर कुछ लगता है कि बातचीत करनी है और प्रोसीजर वगैरह उसके पास से फॉलो करवाना है तो वो AD बैंक के थ्रू फॉरवर्ड हो सकती है चीज़ें। पाकिस्तान वाले अगर हैं तो पाकिस्तान वालों को तो मना ही कर देना चाहिए। The application for overseas investment financial commitment in Pakistan other jurisdiction as may be advised by the central government from time to time or in strategic, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के थ्रू आप कर सकते हो। इट मे बी नोटेड दैट स्ट्रेटेजिक सेक्टर शैल इंक्लूड एनर्जी, स्ट्रेटेजिक सेक्टर अपन सुन रहे थे ना, उसमें क्या होता है देखो, स्ट्रेटेजिक सेक्टर शैल इंक्लूड्स एनर्जी एंड नेचुरल गैस, natural resources sectors such as oil, gas, coal, mineral ore, submarine cable system or startups and any other sectors or subsectors as deemed fit by the central government. ODI can be made in such sectors in unincorporated entity as well. unincorporated भी होंगी ना जो, उनमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ODI कर सकते हो। An Indian entity is also permitted to participate in a consortium with other international operators to construct and maintain submarines, cable systems and co-ownership basis. An Indian entity is also permitted to participate in a consortium with other international operators to construct and maintain submarines, cable system and co-ownership basis। ठीक है, अगर वहां पे आपको लगता है कि आपको कुछ पार्टनरशिप फॉर्म में करना है, देखो क्या बोला हुआ है, इंडियन एंटिटी इज परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन अ कंसोर्टियम विद अदर इंटरनेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अगर किसी और व्यक्ति के साथ भी आपको ODI मिलके करनी है ना तो वो भी आप कर सकते हो। टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन सबमरीन केबल सिस्टम, ठीक है, आप सबमरीन केबल सिस्टम कोई ऐसा तो नहीं है कि अपना हो गया अपना 1000 करोड़ के अंदर, काफ़ी सारा पैसा लगता है इसके अंदर, तो इसलिए साथ में भी अगर लगाना हो तो कर सकते हैं। AD Bank may allow remittance for ODI in strategic sectors after ensuring that Indian entity has obtained necessary permission for the competent authority wherever applicable। ठीक है, अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक, ठीक है, इतनी ये जगह चीज़ें ऐसी हैं कि आप लिखोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी, इतना कुछ इसमें एक्सप्लेन करने जैसी चीज़ें नहीं है, पढ़ लोगे तो आप बना के भी लिख सकते हो। अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक, फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय द इंडियन एंटिटी एक्सीडिंग $1 बिलियन और टू द इक्विवेलेंट इन द फाइनेंशियल ईयर शेल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। मगर मतलब आपका जो फाइनेंशियल कमिटमेंट की अलाउड वो है ना वैल्यू, वो हो रही है एक्सीडिंग $1 बिलियन, $1 बिलियन से अगर ऊपर जा रही है या उसके बराबर भी है तो आपको पहले 1 साल के अंदर मतलब फाइनेंशियल ईयर की परमिशन है, शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक इवन when the total financial commitment of the Indian entity is within the eligible limit under the automatic route। अगर ये वाली जो लिमिट है ना वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी है, पर जो पैसा है वो टोटल मिला के हो रहा है या तो उतना या फिर उससे ज़्यादा $1 बिलियन, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी होगा ना अगर, तो भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी RBI की। इतना सारा पैसा अगर बाहर जाएगा तो RBI की तो पैसे लेनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया के अंदर कम हो रहा है ना पैसा, ठीक है। आगे देखते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंडर बैंक, रेगुलेटरी बैंक
और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ठीक है। तो आपको एनओसी लेनी पड़ती है, जाहिर सी बात है लेनी पड़ेगी, ताकि क्लियर हो जाए ना कि आपका कोई ड्यू पेंडिंग नहीं है या दूसरी जगह पे भी कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो लेना पड़ता है। एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैविंग एन अकाउंट appearing as a non-performing asset NPA or is classified as a willful defaulter or under investigation by a financial sector regulator investigating agency shall obtain an NOC from the lender bank regulatory body investigating agency concerned before making financial commitments or undertaking investments। ठीक है, ये इंडिया वाले को लेना है। देखो, एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैविंग एन अकाउंट प्रिपेयरिंग एज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि उसका कोई वो विलफुल डिफॉल्टर है, सीधा सिंपल इतना समझो, विलफुल डिफॉल्टर है और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ऐसा कुछ लगता है, तो फिर आपको उन्हीं के पास से एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आगे पढ़ो। Where an Indian entity has already issued a guarantee in accordance with the FEMA provision before an investigation has begun or account is classified as NPA willful defaulter and subsequently is required to honor such contractual obligation, such remittance due to the invocation will not constitute fresh financial commitments and hence NOC shall not be required। इसको एक बार वापस देखो। अगर देखो पहले ही आपने प्रोविजंस फुलफिल कर लिए। देखो, इशूड अ गारंटी इन अकॉर्डेंस विद द फेमा प्रोविजंस बिफोर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आपने फेमा की प्रोविजंस को फुलफिल कर लिया, गारंटी वहां से ले चुके हो आप। और उसके बाद अगर आप एनपीए और विलफुल डिफॉल्टर काउंट होते हो ना, और अकाउंट इन क्लासिफाइड इन्वेस्टिगेशन हैज बिगन और अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए और विलफुल डिफॉल्टर एंड सब्सिक्वेंटली इज रिक्वायर्ड टू ऑनर सच कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, such remittance due to the invocation will not constitute fresh financial commitment and hence NOC shall not be required। वहां पे फिर NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फेमा के पास से तो ले चुके हो, और उसके बाद अगर आप कुछ लोचा लपाटा करते हो ना, तो फिर आपको फेमा के तौर पे आपको वो करे जाएंगे, पनिशमेंट जो होगी वहां पे आपको फेमा के एक्ट के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, subsequently is required to honor such contractual obligation, such remittance due to invocation will not constitute fresh financial commitment and hence NOC shall not be required। ठीक है, वहां पे वो फ्रेश तो नहीं हुआ ना, ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो क्या बोलते हैं, वहां पे आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, आप क्योंकि एफएमआ की सीधा परमिशन ले चुके हो ना, तो आपको वहां पे एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर कुछ लोचा हुआ तो फिर फेमा ही आपकी बजाएगा। ठीक है, एक ना लिमिट आगे आने वाली है, मैं आपको अभी से ही बता देता हूं कि अगर आपने क्या बोलते हैं, या तो आपकी जो नेटवर्थ है ना वो 400% है, ठीक है, नहीं सॉरी, नेटवर्थ का 400% तक आप एज अ ओडीआई लेके जा रहे हो, ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर $1 बिलियन, ये $1 बिलियन तो समझ में आ गई। उसी के साथ एक और लिमिट समझो, 400% ऑफ नेटवर्थ, या फिर $1 बिलियन, विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज अगर लेस होता है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नेटवर्थ का 400% या फिर अपना कितना पड़ा था अपन ने, $1 बिलियन, विच एवर इज लेस, दोनों में से कम जितना भी होगा उसके लिए अगर क्या बोलते तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए मोड ऑफ पेमेंट में क्या बोला हुआ है, देखते जाते हैं। Mode of payment: a person resident in India making overseas investment may make payment by remittance made through banking channels from fund held in an account maintained in accordance with the provision of the fund। ये अपना जो अकाउंट मेंटेन है वो आरएफसी अकाउंट, ईईएफसी अकाउंट, जिसमें फॉरेन करेंसी रखते हैं, वो वाले जो भी अकाउंट्स रहेंगे ना, तो वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं पेमेंट का मोड वो वहाँ से हो सकता है। ठीक है, बाय स्वॉप ऑफ सिक्योरिटी स्वॉप यानी कि इंटरचेंज करना, अपन ने पढ़ा हुआ है। by using the proceeds of American Depository ADR GDR वाला stock or stock swap of such receipts or external commercial borrowings raised in accordance with the provision of the Act and the rules and regulation made thereunder for making ODI or financial commitment by way of debt by the Indian entity। It is further provided that overseas investment by way of cash is not permitted। नहीं डर, ऐसी बात है भैया, पैसे लेके थोड़ी जा सकते हो, कैश के फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, ये सारी चीज़ों के द्वारा आपको
प्रॉपर चीज़ें ऐसी ही होंगी अपना बैंकिंग चैनल के थ्रू, मतलब पक्के में ही कर सकते हो, ऐसा कैश में नहीं कर सकते। एन इंडियन एंटिटी कैन मेक रेमिटेंस टू इट्स ऑफिस ब्रांच outside India only for the purpose of normal business operation of such branch or office. Accordingly, no remittance shall be made by an Indian entity to its branch or office outside India for making an overseas investment. वापस से देखो इसमें क्या बोला हुआ है, an Indian entity can make remittance to its office or branch outside India only for the purpose of normal business operation of such branch or office. Accordingly, no remittance shall be made by an Indian entity टू इट्स ब्रांच और ऑफिस आउटसाइड इंडिया फॉर मेकिंग एन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। मतलब वापस से पैसा आपने देखो, मेकिंग रेमिटेंस टू इट्स ऑफिस आउटसाइड इंडिया ओनली फॉर द पर्पज ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन रहेगा ना ऑफ सच ब्रांच और ऑफिस, तो ही आपको लिए आप रेमिटेंस के लिए एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। अगर आपकी आउटसाइड इंडिया में भी ब्रांच है तो एन इंडियन एंटिटी कैन मेक रेमिटेंस, यानी कि वो अपना पैसा वापस ले सकती है टू इट्स ब्रांच आउटसाइड इंडिया ओनली फॉर द पर्पज ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए आप पैसा ले सकते हो ऑफ सच ब्रांच और ऑफिस। अकॉर्डिंगली नो रेमिटेंस शैल बी मेड बाय एन इंडियन एंटिटी टू इट्स ब्रांच और ऑफिस आउटसाइड इंडिया फॉर मेकिंग एन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। आपने जो भी पैसा है वो वापस से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेना है, तो वो आप नहीं ले सकते, ठीक है। अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल नॉट मेक एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एनी फॉरेन एंटिटी अदर देन बाय वे ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट आर परमिटेड अंडर दी OI रेगुलेशंस एंड रूल्स। ठीक है, आप फॉरेन एंटिटी के बिहाफ पे, कोई भी इंडियन रेसिडेंट फॉरेन एंटिटी के बिहाफ पे उस पेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, अदर देन द फाइनेंशियल कमिटमेंट। अगर फाइनेंशियल कमिटमेंट में बात करी हुई है तो कर सकता है रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर। Any investment financial commitment in Nepal and Bhutan shall be done in any manner as provided in the Foreign Exchange Management Manner of Receipt and Payment Regulation 2016। अगर उनके साथ कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके साथ अलग अपनी वो रहती हैं कंडीशंस, और अपना उनके साथ थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। एनी इन्वेस्टमेंट इन नेपाल और भूटान शैल बी डन इन मैनर ऑफ प्रोवाइडेड इन, जैसा भी फेमा में बोला होगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में वैसा करना पड़ेगा। आगे देख सकते हैं, प्राइसिंग गाइडलाइंस दी हुई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार पढ़ के फटाफट से खत्म कर लेंगे। द एडी बैंक बिफोर फैसिलिटेटिंग एन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट related transaction shall ensure compliances with the provision of overseas investment rules with respect of the documents to be taken by the AD bank. They shall be guided by their board approved policy which may inter alia provided for taking into consideration the valuation as per the internationally accepted pricing methodology of valuation। आपने internationally accepted pricing methodology का पालन किया है, होना चाहिए, पालन किया होना चाहिए, और एडी को सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। द एडी बैंक शैल पुट इन प्लेस अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डिसीजन। मतलब वो लोग अपने पास जो ये है डॉक्यूमेंट वो अपने पास 2 महीने तक रखेंगे। देखो, द एडी बैंक शैल पुट इन प्लेस अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डायरेक्शंस। Such policy may also provide for scenario where the valuation may not be insisted upon, such policy may also provide for scenario where the valuation may not be insisted upon, such as transfer on an account of merger, amalgamation or demerger or liquidation, where the price has been approved by the competent court tribunal as per the law in India and or the host jurisdiction, or price is readily available on a recognized stock exchange। ठीक है, इसमें ये बोला हुआ है कि आपका अगर जो भी वैल्यूएशन में नॉट बी इंस्टेटेड अपॉन, अगर कुछ ऐसा केस है कि मर्जर, अमेलगमेशन, डीमर्जर वाली बात है, तो वहाँ पे आपने अप्रूवल लेना है कॉम्पिटेंट कोर्ट का भी और ट्रिब्यूनल का भी, अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो भी ज्यूरिसडिक्शन रहेगा उसके तहत आपने काम करना है। और अगर क्या बोलते हैं प्राइजेस रेडिली अवेलेबल ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर उसके हिसाब से भी काम हो सकता है,
ठीक है, द पॉलिसी शेल ऑल्सो क्लियरली प्रोवाइडेड फॉर additional documents such as the audited financial statements of the foreign entity etc that may be taken by the AD bank for ascertaining the bona fide in case involving write off of the investment। ठीक है, अगर राइट ऑफ वाला केस रहेगा ना तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको अगर देने पड़ेंगे तो देना, मतलब अगर वो लोग मांगेंगे तो आपको देने पड़ेंगे। और बोनाफाइड होना चाहिए सब कुछ भी, जो भी आप कर रहे हो ना वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि कुछ लोचे वाला काम है या फिर कुछ गलत काम है। सारी चीजें बोनाफाइड होनी चाहिए, यानी कि गुड इंटेंशन में होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं ट्रांसफर और लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं अभी। ट्रांसफर और लिक्विडेशन कैसे हो सकता है? द PRI, पर्सन रेसिडेंट इंडिया, होल्डिंग इक्विटी कैपिटल in accordance with the OI rules and transfer such investment in compliances with the limits and subject to the conditions for such investment or disinvestment, pricing guidelines or documentation and reporting requirement in the manner provided in these rules and the FEMA OI यानी कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2022 उसके हिसाब से सब होगा। ट्रांसफर और लिक्विडेशन में देखो सबसे पहले पॉइंट में ये बात करी हुई है, जो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया रहेगा जो होल्ड कर रहा है इक्विटी कैपिटल इन अकॉर्डेंस विद द OI रूल्स एंड may transfer such investment in compliance with the limit and subject to the condition for such investment or disinvestment, pricing guidelines or documentation and reporting requirements in the manner provided in these rules and the FEMA अपना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2022 इसके तहत वो कर सकता है ट्रांसफर। मतलब पावर दी हुई है कि हाँ ट्रांसफर तो कर सकता है, अब कैसे क्या होगा वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस के तौर पे ही कर सकते हैं, अपने मतलब से अपने तरीके से दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। The PRI may transfer equity capital by way of sale, ठीक है, by way of sale मतलब बेच के भी कर सकता है। A PRI may transfer equity capital by way of sale to person resident in India who is eligible to make such investment under these rules or to person resident outside India। ठीक है, इंडिया को भी, इंडिया वाले को भी बेच सकता है और इंडिया के बाहर वाले को भी बेच सकता है, पर वो एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, in case the transfer is on account of merger, amalgamation or demerger or on account of buyback of foreign securities, such transfer or liquidation in case of liquidation of the foreign entity shall have the approval of the competent authority as per the applicable law in India or the law of the host country or host jurisdiction as the case may be। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि आपकी जो फॉरेन एंटिटी जहां पे आपने पैसा लगाया ना वो लिक्विडेट हो रही है, तो उसके केस में ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगी और जो भी लॉ एप्लीकेबल होंगे इंडिया में या फिर होस्ट कंट्री यानी कि जहां पे आपने पैसे लगाए होंगे ना उस कंट्री के भी लॉ के हिसाब से किया जा सकता है। जैसा भी केस रहेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर द ट्रांसफरर इज रिक्वायर्ड टू रिपेट्रिएट ऑल द ड्यूज बिफोर द इन्वेस्टमेंट, सच रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू द ड्यूज दैट डू नॉट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और डेट लाइक एक्सपोर्ट रिसीवेबल एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी ट्रांसफरर रहेगा ना, वापस से पढ़ो इसको। इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर द ट्रांसफरर इज रिक्वायर्ड टू रिपेट्रिएट ऑल द ड्यूज बिफोर डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर ऐसा कुछ रहेगा, रिपेट्रिएशन वाली केस रहेगी, यानी कि उसको पैसा यहीं पे खर्च करके जाना पड़ेगा, मतलब जहां उसने पैसा लगाया ना, ऐसा कुछ केस है। अपन ने FDI में भी पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि कुछ चीजें ऐसी रहती है जी, आपको पैसे तो लगा सकते हो आप वहां पे, पर जितना भी उससे वो लगाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा ना, वो आपको सेम कंट्री में खर्च करके जाना पड़ेगा। बाकी आप प्रिंसिपल लेके जा सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट लेके जा सकते हो। तो इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर द ट्रांसफरर is required to repatriate all the dues before disinvestment, such requirement shall not apply to the dues that do not arise on account of investment in equity or debt like export receivable। ठीक है, मेनली तो देखो यही वाला पॉइंट है इसमें कि इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर द ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड टू रिपेट्रिएट ऑल द ड्यूज बिफोर डिसइन्वेस्टमेंट, such requirement shall not apply to the dues that do not arise on account of the investment in equity। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट वाले नहीं है और वो आपका पैसा है तो वहां पे तो ये वाली रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इन इक्विटी और डेट लाइक एक्सपोर्ट रिसीवेबल, ठीक है, मतलब जहां पे पैसा लगाया ही नहीं है इन्वेस्टमेंट में तो उसके ऊपर ये रूल थोड़ी एप्लीकेबल होगा, वही बात करी हुई है। अभी रीस्ट्रक्चरिंग एक और टॉपिक है। ये सारी चीजें देखो सिर्फ पढ़ने वाली हैं, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार सिर्फ अपन ने पढ़ के खत्म कर देनी है। ऐसा मतलब
कई बार क्या होता है ना, अपन पढ़ पढ़ के भी समझ में नहीं आती कि ये साला बोला क्या हुआ है, और इतनी अभी भारी भारी चीज़ें अपन देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी कि थोड़ा सा कम ध्यान देके, जहाँ अपने को आता है वहाँ पे ध्यान देंगे ज़्यादा, तो बैलेंस बनाना है अपन ने बस। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी? अ PRI हु हैज मेड ODI in a foreign equity, a foreign entity may permit restructuring of the balance sheet by such foreign entity which has been incurring losses for the previous 2 years as evidenced by its last audited balance sheet, subject to the insurance compliance with reporting documentation requirement and subject to the diminution in the total value of the outstanding dues towards such PRI an account of investment in equity or debt after such restructuring not exceeding the proportionate amount of the accumulated loss. ठीक है, देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि आपने जो करना है ना, PRI रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ कि मैंने जहां पे पैसा लगाया है, अब मैं वहां से पैसा हटा के कहीं और लगाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो वो कैसे होगा? अगर मेरे को पता चला कि मैंने जहां पैसा लगाया है उसके लास्ट 2 साल लॉस ही लॉस आ रहा है, बैलेंस शीट उसकी खराब नेगेटिव में जा रही है। देखो, a PRI who has made ODI in a foreign entity may permit restructuring of the balance sheet by such a foreign entity which has been incurring losses for the previous 2 years as evidenced by its last audited balance sheets, subject to ensuring compliances with reporting documentation requirement and subject to the diminution in the total value of the outstanding dues. जो भी outstanding dues रहेंगे, जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट रहेगी ना, वो कैसे होगी? टूवर्ड्स सच PRI on account of investment in equity and debt after such restructuring not exceeding the proportionate amount of the accumulated loss. मतलब जितना भी लॉस हुआ होगा ना, वो प्रोपोर्शनेटली आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। रिस्ट्रक्चरिंग आफ्टर सच रिस्ट्रक्चरिंग नॉट एक्सीडिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी कि आप समझो 10 का 5 कर सकते हो, 6 का 3 कर सकते हो, ऐसे प्रोपोर्शनेटली कर सकते हो। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ सच डिमिनिशन where the amount of a corresponding original investment is more than $10 million, ठीक है, और in case where the amount of such diminution exceeds 20% of the total value of the outstanding dues towards the Indian entity or investor, the diminution in value shall be duly certified on an arm length basis by a registered valuer as the Company Act 2013 or corresponding valuer registered with the regulatory authority or certified public accountant in the host country. ठीक है, सारी चीज़ें सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर अपने को लगती है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो उसके पास से करवा सकते हैं, और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की चाहिए होस्ट कंट्री के, तो वहाँ पे भी उसके बेसिस पे कर सकते हैं। पर देखो क्या बोला, जो डिम्यूनेशन की अमाउंट रहेगी ना, इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ सच डिम्यूनेशन, मतलब जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, वेयर द अमाउंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज मोर देन $10 मिलियन, यानी कि जब लाए गए थे तो वहां पे जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी ना वो 10 मिलियन से ज्यादा थी, और इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच डिम्यूनेशन एक्सीड्स 20%, अगर ऐसा होता है कि जो आपने पैसा लगाया था कम करने के बाद वो उससे 20% से ज्यादा बढ़ रहा है ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज टुवर्ड्स द इंडियन एंटिटी और इन्वेस्टर, तो वो आपको फिर वैसे देना पड़ेगा, वो वाली बात रहेगी यहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें मैं बता रहा हूँ, देखो इतना तो डिटेल में अपन नहीं समझ पाए, पर इसको अभी जाने देते थे, आगे पढ़ेंगे एक बार अगर लगेगा तो, बाकी अभी तो जाने देते हैं। ज्यूरिसडिक्शन, टाइम वेस्ट फालतू नहीं करना है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा छोड़ो। ज्यूरिसडिक्शन ये भी अभी देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ है, तो एक बार पढ़ के खत्म करते हैं। द सर्टिफिकेट डेटेड नॉट मोर देन 6 months बिफोर द डेट ऑफ द सच ट्रांजेक्शन शेल बी सबमिटेड टू द डेजिग्नेटेड AD बैंक, मतलब 6 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट AD बैंक को सबमिट करना पड़ेगा बिफोर द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। The certificate shall mention the amount of accumulated loss as per the audited balance sheet of the foreign entity, the proportionate amount of accumulated losses based upon the share of the Indian entity investor, the amount of diminution in value of the outstanding dues towards the Indian entity investor post restructuring, and that such diminution does not exceed the proportionate amount of the accumulated loss.
मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस के प्रोपोर्शनेटली अपन ने ऊपर जैसे देखा उसी के बेस पे होगा। और क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका कि कितनी अमाउंट पे लॉस हुआ, कितना आपने वापस लिया प्रोपोर्शनेटली, और कहाँ आपने स्ट्रक्चर वापस रीस्ट्रक्चर किया, और वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। द अबाउट स्टार्टेड प्रोविजन शेल नॉट बी stated provision shall not be used where the assets are simply revalued in the books of Indian entity without any restructuring of the balance sheet of the foreign entity। ठीक है, फॉरेन एंटिटी के रीस्ट्रक्चर होने के अलावा ही आपने अपने बैलेंस शीट में, अपने बुक वैल्यू में उसकी क्या बोलते हैं, एसेट्स की वैल्यू अलग रीवैल्यू कर दी। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू सिंपली रीवैल्यूड इन द बुक्स ऑफ इंडियन एंटिटी विदाउट एनी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फॉरेन एंटिटी। तो वहां पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, प्रोपोर्शनेटली अप्लाई नहीं होगा। ओपनिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड बाय एन इंडियन एंटिटी। ठीक है, ओपनिंग ऑफ एन फॉरेन करेंसी अकाउंट आप खोल रहे हो अब्रॉड में, बाय एन इंडियन, मतलब इंडियन एंटिटी खोल रही है। एन इंडियन एंटिटी मे ओपन, होल्ड एंड मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ओडीआई in accordance with the provision contained in Foreign Exchange Management Foreign Currency Account by the President in India Regulation 2015। सिंपल है। अभी देखो एक और इंपॉर्टेंट आंसर है, ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, उसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस रहेगी जब वो अपना वो एफडीआई करेगा तब। अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया acquiring equity capital in a foreign entity which is reckoned as ODI shall submit the evidence of investment to the AD bank with 6 months, within 6 months following which the funds remitted overseas shall be repatriated within such a date within the said period of 6 months। ठीक है, आपने 6 महीने के अंदर अंदर जब भी आप पैसा लेके जा रहे होगे ना, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा एडी बैंक को कि अपना मैंने ऐसे ऐसे सोचा है, और उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, एविडेंस के तौर पे। which the funds remitted failing which the funds remitted overseas such shall be repatriated within the said period of 6 months। और अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, और जितना भी आपने मतलब वो 6 महीने के अंदर वो जितना भी अगर आपने लगाया भी होगा ना, तो वो वापस से रिपेट्रिएट कर लिया जाएगा, यानी कि इंडिया में वापस ले आया जाएगा कि तूने हमसे पूछा नहीं था ना, अब तेरे को पैसे लगाने नहीं देंगे, ऐसा सिंपल। सेकेंड पॉइंट, the evidence of investment shall be retained by the designated AD bank, who shall monitor the receipt of required document and satisfy themselves about the bona fide of the document so received। The evidence of investment shall be retained by the designated AD bank, who shall monitor the receipt of required document and satisfy themselves about the bona fide of the document so received। ठीक है, तो मतलब आपको वो रिटेन यानी कि एडी बैंक अपने पास सबमिट कर लेगा, डेजिग्नेटेड एडी बैंक, और आपको क्या बोलते हैं एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया जाएगा, सिंपल इतना बोला हुआ है। फिर एडी बैंक को आपको पूछना पड़ेगा और वो प्रूफ करेगी ना, वो मतलब जब सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ भैया बोनाफाइड बिजनेस है और कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही है, तो ये ऐसा सब होगा, उसके बाद मतलब आगे बढ़ेंगे। फॉर्म FC shall be submitted along with the requisite documents to AD bank for obtaining UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अपन ने देखा था। फिर ऑन और बिफोर मेकिंग इनिशियल ODI, the AD bank after due verification shall report the detail in the ODI application for allotment of UIN। The AD bank जो होगा वो after due verification shall report the details in the ODI application for allotment of UIN। वो फिर OD बैंक OID जब एप्लीकेशन आप करोगे ना, और अपना एडी बैंक वेरीफाई करेगा उसको, और उसके बाद UIN के लिए अलॉटमेंट के लिए वो करेगा, आगे बढ़ेगा, एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएगा। एनी रेमिटेंस टुवर्ड्स अ फॉरेन एंटिटी शैल बी फैसिलिटेटेड बाय द एडी बैंक ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी UIN फॉर सच एंटिटी। ठीक है, UIN जब आ जाएगा ना, उसके बाद ही वो रेमिटेंस वगैरह सारी चीजें होंगी। The allotment of UIN does not constitute an approval from the Reserve Bank of India, Reserve Bank for the investment made to be made in the foreign entity। The allotment of UIN does not constitute an approval from the Reserve Bank for the investment made or to be made in the foreign entity।
आपको यूआईएन मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अप्रूवल मिल गया आरबीआई का। उसके लिए अगर ऐसा जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई की अप्रूवल दूसरी लगेगी। द इश्यू ऑफ यूआईएन ओनली सिग्निफाइज टेकिंग एन रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर मेंटेनिंग द डेटाबेस। डेटाबेस के लिए तुम्हारे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया तूने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना वापस लिया है, और वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, कितना कमाया है और वो सब। उसका मेन मकसद वही है यूआईएन का। ठीक है, ऑब्लिगेशंस में अपन ने समझा कि 6 महीने के अंदर आपको ईडी बैंक को सर्टिफाई करवाना पड़ेगा अपने आप को, और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करने होंगे। इन्वेस्टमेंट शैल बी रिटेन्ड अपने पास, उसके पास ही रहेगी, ओडीआई बैंक के पास, जब तक उसको संतुष्टि नहीं हो जाती। फिर फॉर्म एफसी भरना है आपने, और अलॉटमेंट होगा फिर यूआईएन उसके संतुष्ट होने के बाद। फिर रेमिटेंस टूवर्ड्स अ फॉरेन एंटिटी शैल बी फैसिलिटेटेड बाय द ईडी बैंक। फिर ईडी बैंक उसको पैसे पहुंचा देगा फॉरेन एंटिटी को यूआईएन के मिलने के बाद। अलॉटमेंट मिलने का ये मतलब नहीं है, यूआईएन के अलॉटमेंट मिलने का ये मतलब नहीं है कि रिजर्व बैंक की भी अप्रूवल मिल गई है। यूआईएन का मतलब यही है कि आपको जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन डेटाबेस के लिए आपका एक नंबर लिया गया है। जैसे पैन कार्ड का नंबर होता है ना, पैन नंबर होता है, वैसे यूआईएन नंबर है यहाँ पे। ठीक है जी। मैनर ऑफ मेकिंग ओडीआई बाय इंडियन एंटिटी, कैसे आपका क्या मैनर रहेगा, कैसे आप कर सकते हो कि इंडियन एंटिटी कैसे ओडीआई कर सकती है, सिंपल ये समझाया हुआ है। मैनर ऑफ मेकिंग ओडीआई, an Indian entity may make ODI by way of investment in equity capital for the purpose of undertaking bona fide business activity in a manner and subject to the limits and prescribed conditions. The ODI may made or held by way of subscription as part of memorandum of association or purchase of equity capital listed or unlisted. Acquisition through bidding or tender procedure. Acquisition of equity capital by way of right issue or allotment of bonus shares. Capitalization within the time period, if any, specified for realization under the act of any amount due towards the Indian entity from the foreign entity, the remittance of which is permitted under the act or does not require prior permission of the central government or the RBI under the act or any rules and regulation made or direction issuance thereunder. Simple था. The swap of securities, merger, demerger, amalgamation of any scheme or arrangement as per the applicable law in India or law of the host country or the host jurisdiction as the case may be. बहुत सिंपल पॉइंट्स है, और यहाँ पे बस इतना ही है। जहाँ पे भी देखो कैसे कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन एमओए में करके, परचेज करके इक्विटी कैपिटल, बिडिंग करके, टेंडर प्रोसीजर करके, राइट इशू अलॉटमेंट के द्वारा, बोनस शेयर्स के थ्रू, फिर कैपिटलाइजेशन विद इन द टाइम पीरियड, और रियलाइजेशन अंडर, और ये सारी चीज़ें पूरी करके आप फॉरेन एंटिटी में पैसा लगा सकते हो कैपिटलाइजेशन के थ्रू। फिर स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज, मर्जर डीमर्जर अमेलगमेशन के थ्रू भी पैसे लगाए जा सकते हैं, जैसा भी होस्ट कंट्री के लॉ के द्वारा या फिर इंडियन लॉ के द्वारा बताया गया होगा वैसे। ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज, ये भी एक स्टार मार्क्ड आंसर है, थोड़ा दिया हुआ है, एक बार पढ़ के समझते हैं क्या बोला हुआ है। ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज, एन इंडियन एक्टिविटी engaged in financial service activity in India may make ODI in a foreign entity which is directly or indirectly engaged in a financial services activity subject to the following conditions, namely the Indian entity has posted net profit during the preceding 3 financial year। उसको अपना भी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बताना पड़ेगा कि मेरा पिछले 3 साल में इतना नेट प्रॉफिट था। The Indian entity is registered with the regulated by Indian entity is registered with the regulated by a financial service regulator in India। ठीक है, जो इंडियन एंटिटी जो पैसा लगा रही है ना, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज अ फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर। The Indian entity has obtained approval as may be required from the regulator of such financial service activity। रेगुलेटर यानी कि अपना IFSCA के पास से आपको लेनी पड़ेगी, अथॉरिटी के पास से अपनी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बोथ इन इंडिया एंड द होस्ट कंट्री, दोनों जगहों पे, और होस्ट जुरिस्डिक्शन एज द केस में भी, फॉर एंगेजिंग सच फाइनेंशियल सर्विसेज। एन इंडियन एंटिटी नॉट एंगेज्ड इन द फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी इन इंडिया मे मेक ओडीआई इन अ फॉरेन एंटिटी which is directly or indirectly engaged in the financial service activity except banking और insurance। ठीक है, अगर कोई कंपनी ऐसी है इंडिया में जो कि ओडीआई करना चाह रही है पर उनकी फाइनेंशियल सर्विस के रिलेटेड की कोई वो नहीं है, अपनी एक्टिविटी या सर्विस कंपनी वैसी नहीं है,
पर कर सकते हो, पर एक्सेप्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट सच इंडियन एंटिटी हैज पोस्टेड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, यानी कि कर सकते हो पर क्या बोलते पिछले 3 साल का पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का आपको वो बताना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बताना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट एन इंडियन एंटिटी नॉट एंगेज्ड इन द इंश्योरेंस सेक्टर मे मेक ओडीआई, नॉट एंगेज्ड इन द इंश्योरेंस सेक्टर मतलब अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर के नहीं है, इंश्योरेंस सेक्टर के नहीं होने चाहिए, अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर के रिलेटेड नहीं है, मे मेक ओडीआई इन जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर नहीं है पर इन जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड है, वेयर सच इंश्योरेंस बिजनेस इज सपोर्टिंग टू द कोर एक्टिविटी अंडरटेक्स ओवरसीज बाय सच इंडियन एक्टिविटीज। Overseas investment by bank and non-banking financial institutions regulated by the Reserve Bank shall be subject to the conditions laid down by the Reserve Bank under the applicable law in their regard, in this regard। सिंपल है, देखो मैं सिर्फ पढ़ता जा रहा हूँ और ये वाली चीज़ें ऐसी है कि पढ़ोगे तो समझ में अपने आप ही आ जाएगी, और ये वाले चैप्टर पे इतना मेरा वो अंदर से नहीं आ रहा है कि प्रॉपरली मैं ऐसे अच्छे से समझाऊँ और वैसा वाला, तो उस हिसाब से मैं एक बार सिर्फ पढ़ के फॉर्मेलिटी के लिए ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। लिमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट, लिमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट, ये रीड ओनली है, ये जेन्युइनली रीड ओनली है, तो आप भी पढ़ लेना सिर्फ एक बार। द टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट मेड बाय एन इंडियन एंटिटी इन ऑल द फॉरेन एंटिटी टेकन टुगेदर एट द टाइम ऑफ अंडरटेकिंग सच कमिटमेंट शैल नॉट एक्सीड 400%, मैंने पहले बताया था, ऑफ इट्स नेट वर्थ एज ऑन द डेट ऑफ द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और एज डायरेक्टेड बाय द रिजर्व बैंक in consultation with central government from time to time. The total financial commitment shall not include capitalization of retained earning for the reckoning such limits, but shall include utilization of the amount raised by the issue of American depository receipt or global depository receipt and stock swap of such receipt, and utilization of proceeds from the external commercial borrowings to the extent the corresponding pledge or creation of charge on asset to raise such borrowing has not already been knocked towards the above limit. It may be noted that the financial commitment made by the Maharatna or Navratna or Mini Ratna or subsidiaries of such public sector undertaking in foreign entities outside India engaged in the strategic sector shall not be subject to the limits laid down above। इसको जाने दो, 400% वाली लिमिट ध्यान रखना, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी है, वहां पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, अभी यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। 1 घंटा हो गया अपना, लगभग 30 मिनट्स के अंदर इसको भी और अपन अच्छे से देख के खत्म कर लेंगे। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अदर देन इंडियन एंटिटी एंड अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में अपन को पता ही है, लास्ट में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ जाती हैं, तो ये वाला थोड़ा सा गौर से पढ़ो। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल, ODI by registered trust or society, any person being a registered trust or a registered society engaged in the educational sector or which has set up hospital in India may make ODI in a foreign entity which is with the prior approval of or which has set up with the prior approval of the Reserve Bank subject to the following conditions, namely, ठीक है। अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि वो लोग इंडियन एंटिटी तो हैं पर क्या बोलते हैं, इंडिया में रजिस्टर्ड तो है, इंडिया में रेसिडेंट तो है, पर इंडियन रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकते हैं, एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल अदर देन रेसिडेंट एंटिटी एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, इन लोगों के अलावा, यानी कि ये जैसे रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, तो वो सब एजुकेशनल सेक्टर्स के रिलेटेड है, हॉस्पिटल बनाने के रिलेटेड है, तो वहां पे आपको आरबीआई की पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या कंडीशंस है, द फॉरेन एंटिटी इज एंगेज्ड इन द सेम सेक्टर
दैट द इंडियन ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एंगेज्ड इन, यानी कि जहाँ पे पैसा लगा रहे हो फॉरेन एंटिटी में, उसका भी काम वही है जो कि आप इंडिया में फॉरेन जो अपना आपका जो ट्रस्ट काम करता है वो वही वाला सेम काम है, तो वहाँ पे आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। The trust or the society, as the case may be, should have been in existence for at least 3 financial years before the year in such investment। इन्वेस्टमेंट करने से पहले के 3 साल देखे जाएंगे कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और क्या बोलते काम करते हुए होने चाहिए। द ट्रस्ट डीड इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूल्स और बाय लॉज इन केस ऑफ सोसाइटी शैल परमिट द प्रपोज ओडीआई। मतलब आपका जो वो रहता है ना बाय लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस और एमओए, वहाँ पे आपको ट्रस्ट डीड के अंदर ये होना चाहिए कि हाँ हम ओडीआई कर सकते हैं। सच इन्वेस्टमेंट हैव द अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टीज इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड द गवर्निंग बॉडी और काउंसिल और मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी इन केस ऑफ सोसाइटी। वो लोगों का भी अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा और वो अगर नहीं मिलेगा तो आरबीआई का भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। In case of trust or society require social license, special license or permission either from the Ministry of Home Affairs, central government or from the relevant local authority as the case may be. The special license or permissions has been obtained and submitted to the designated AD bank। मतलब आपको अगर चाहिए ये सारे लाइसेंस तो आपको पहले लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको वो पहले सबमिट करना पड़ेगा एडी बैंक के पास, वो आरबीआई के पास जाएगा और उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा अगर आपने ओडीआई करना है तो। ठीक है, सिंपल था, इंपॉर्टेंट है। देखो इतनी सारी अगर छोटी छोटी सी चीजें अगर इंपॉर्टेंट आती है ना तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अब तक अपन ने इंपॉर्टेंट चीजों में देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट कर लो, एक फिर अपन ने इसके पहले वाला जो था ना ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी, ये थोड़ा सा स्टार मार्क्ड है, ठीक है। और एक था ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, वो भी सिंपल था। तो वो सारी जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है और बाकी तो सारी चीजें ऐसी ही हैं, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। प्रोसीजर स्टार मार्क था, प्रोसीजर भी सिंपल था। तो जो इंपॉर्टेंट है और जो सिंपल है तो उसको एक बार पढ़ लो। बाकी चीजें देखो लास्ट डे पे ऐसा होता है कई बार कि अपन ये पूरा चैप्टर ही छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो छोड़ने से अच्छा कुछ कुछ 3-4 चीजें पढ़ लो तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है। फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससी बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, वो भी एक बार देख के खत्म कर लेते हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो रही है कहाँ पे, इन आईएफएससी, कौन कर रहा है, बाय रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल 2022 एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2022 ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मे मेक एन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन एन आईएफएससी इन इंडिया प्रोवाइडेड दैट, में बहुत सारी चीजें बोली हुई हैं, पढ़ते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ के लिए तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले चैप्टर के लिए ये वाला तो पूछेंगे ही नहीं, ये आईएफएससी में पूछेंगे और वो अपन ने बात कर ली है, ठीक है। एक बार पढ़ के फटाफट मैं पढ़ के खत्म कर देता हूँ और आप भी एक बार पढ़ लेना। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ द ओडीआई मेड इन द एन आईएफएससी द अप्रूवल बाय द फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर concerned whichever applicable shall be decided within 45 days from the date applicable complete in all respect following it shall be deemed to be the approval। यानी कि आपको 45 दिन के अंदर उनके पास से अप्रूवल लेनी है और अगर नहीं मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट फेलिंग विच इट शैल बी डीम्ड टू बी अप्रूवल, ठीक है। अगर वो लोग 45 दिन के अंदर आपको अप्रूवल नहीं देते हैं तो फिर आपकी डीम्ड अप्रूवल मान ली जाएगी। An entity not engaged in financial service activity in India making ODI in a foreign entity which is directly or indirectly engaged in the financial service activity except banking or insurance who does not meet the net profit conditions as required under overseas investment rules may make ODI in an IFSC, ठीक है। वो भी IFSC में लगा सकते हैं, ODI कर सकते हैं जो व्यक्ति डायरेक्टली IFSC मतलब उसकी फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी नहीं है इंडिया में, पर जहां वो पैसा लगा रहा है ना वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फॉरेन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी से रिलेट करता है, पर वो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। हु डज नॉट मीट द नेट प्रॉफिट कंडीशन एज रिक्वायर्ड अंडर ओवरसीज ये तो मे मेक ODI इन एनी IFSC, ठीक है। तो वो IFSC में पैसा लगा सकता है, सिंपल इतना ही बोला हुआ है। A PRI may make contribution to an investment fund or vehicle set up in a IFSC as OPI, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पे अगर आप कर रहे हो तो भी कर सकते हो IFSC में।
contribution to an investment fund or vehicle setup. चौथा पॉइंट पढ़ो, a resident individual may make ODI in a foreign entity including an entity engaged in financial service activity except in banking and insurance. In IFSC, such entity does not have subsidiary or step down subsidiary, मतलब subsidiary की भी subsidiary नहीं होनी चाहिए outside IFSC where the resident individual has control in the foreign entity. इस पॉइंट में देखो ये बोला हुआ है कि आप ओडीआई तो कर सकते हो, द रेसिडेंट इंडिविजुअल मे मेक ओडीआई इन अ फॉरेन एंटिटी इंक्लूडिंग एन एंटिटी इंगेज्ड इन फॉरेन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी हो सकती है, पर बैंकिंग और इंश्योरेंस नहीं हो सकती. इफ आईएफएससी इफ सच एंटिटी इन आईएफएससी इफ सच एंटिटी डज नॉट हैव सब्सिडरी, अगर उसकी सब्सिडरी नहीं है या फिर स्टेप डाउन सब्सिडरी नहीं है outside IFSC where the resident individual have control in the foreign entity, तो वो भी पैसा लगाया जा सकता है. ठीक है, अभी इसको मैं वो एलोबरेट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं. A recognized stock exchange in the IFSC shall be treated as a recognized stock exchange outside India for the purpose of these rules. ठीक है, अब है रिपोर्टिंग का आंसर. ये रीड वाला ही आंसर है पर इंपॉर्टेंट आंसर है, तो एक बार इसे भी पढ़ के खत्म करना है. ऑल रिपोर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय PRI शैल बी मेड थ्रू द डेजिग्नेटेड AD बैंक इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द RBI. अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया who has made ODI or bank making financial commitment or undertaking disinvestment in a foreign entity shall report the following, namely financial commitment बतानी पड़ेगी आपने, whether it is renoked towards the financial commitment limit or not at the time of sending outward remittance or making a financial commitment whichever is earlier. ठीक है, देखो आपने इसको एक बार वापस से देखो. रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, सिंपल पहले वो समझते हैं. ऑल रिपोर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय PRI शैल बी मेड थ्रू डेजिग्नेटेड AD बैंक के थ्रू आपने रिपोर्ट करना है इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द RBI, जैसा बोलेगा वैसे फॉर्मेट में करना है. अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज मेड ODI और मेक फाइनेंशियल कमिटमेंट और अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन एंटिटी शैल रिपोर्ट द फॉलोइंग, नेमली फाइनेंशियल कमिटमेंट उसको बतानी है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी बतानी है, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है तो भी बतानी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमिटमेंट कर रहा है तो कैसे बतानी है ना, वो बताया आप. वेदर इट इज रिनॉक्ड टुवर्ड्स द फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट और नॉट एट द टाइम ऑफ सेंडिंग टुवर्ड्स रेमिटेंस और मेकिंग अ फाइनेंशियल कमिटमेंट, जब जिस दिन उसने रेमिटेंस आउटसाइड रेमिटेंस यानी कि जब उसने पैसा भेजा तब से, या फिर जब उसने मेकिंग कमिटमेंट कर दी, फाइनेंशियल कमिटमेंट कर दी तब से, विच एवर इज अर्लियर आपको बतानी पड़ेगी, रिपोर्ट करनी पड़ेगी. दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो विद इन 30 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आपको बताना पड़ेगा. रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच रीस्ट्रक्चरिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा AD बैंक को. A person resident in India other than a resident individual making an overseas portfolio investment or transferring such OPI by way of sale, such reports shall वापस पढ़ो. A person resident in India other than a resident individual making an overseas portfolio investment or transferring such OPI by way of sale shall report such investment or transfer of investment within 60 days. आप अगर कुछ बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेच रहे हो, मेकिंग रेसिडेंट इंडिविजुअल मेकिंग एन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफरिंग. ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब वो आप फिर वो कर रहे हो ना, बाइफरफिकेट डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा, तो वो कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो सच OPI बाय वे ऑफ सेल shall report such investment or transfer or of investment within 60 days from the end of the half year in which such investment or transfer is made as a September or March end. सिक्सटी डेज जो काउंटर है ना वो बताया है फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर इन विच सच इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर इज मेड एज ऑफ सितंबर और मार्च एंड.
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, सितंबर और मार्च फाइनेंशियल ईयर के हाफ वो होते हैं, तो वहाँ से लेके आपको 60 दिन तक आपको बताने पड़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर। ठीक है, मतलब जैसे सितंबर है तो सितंबर के एंड से लेके विद इन 60 days आपने बताना पड़ेगा जब भी आप कुछ करोगे, ट्रांसफर वगैरह करोगे। इसके बाद एक अपना प्रोवाइडेड दैट वाला पॉइंट दिया उसको काट देना। एनी एक्वाइजिशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज थ्रू कन्वर्जन ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, IDRs बोलते हैं, शैल बी ड्यूली रिपोर्टेड एज ODI और OPI एज एप्लीकेबल, बतानी पड़ेगी। The annual performance report APR shall be certified by the chartered accountant where the statutory audited is not applicable, including in case of resident individual. It is also clarified that where APR is required to be filed jointly, either one investor may be authorized by other investor for filing APR or such person may jointly file the APR. Joint case है तो आपको jointly वो लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट और वो सब। और सिंगल है तो फिर सिंगल के थ्रू। चार्टेड अकाउंट के पास के आपसे सर्टिफिकेट अगर नहीं है एप्लीकेबल तो आपके लिए ये बोला हुआ है, इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड। वापस से देखो इसको, तो APR जो है ना शैल बी सर्टिफाइड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट वेयर द स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपका चार्टेड अकाउंटेंट के पास से सर्टिफाइड होना चाहिए APR, including in case of resident individual. It is also clarified that APR is required to be filed jointly. Either one investor may be authorized by other investors for filing APR. Of such person may jointly file the APR. Delay in reporting. In case of person resident in India has made a delay in filing, submitting the requisite form, return or document, such person may file or submit the requisite form, return or document, etc. and pay the late submission fee, LSF, through the designated AD bank in accordance with the OI regulations. ठीक है, अगर आप लेट हो जाते हो फाइल करने में तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, लेट सबमिशन फी भरनी पड़ेगी। जैसे अपना ये ICICI की वो भी होती है ना कि अगर आपने फॉर्म भरने में डिले कर दिया तो आपका क्या बोलते वो हो जाएगा, लेट हो जाएगा, लेट फी लगती है वैसा। ठीक है, restriction on further financial commitment or transfer. Restriction on further financial commitment or transfer. A person resident in India who has made a financial commitment in a foreign entity in accordance with the act or rules and regulations made thereunder shall not make any further financial commitment, whether fund based or non-fund based, directly or indirectly, towards such foreign entity or transfer such investment till any delay in reporting is regularized. जब तक देखो वापस से ट्रांसफर और वो सब करने के लिए मना किया गया है। देखो, अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया हु हैज मेड अ फाइनेंशियल कमिटमेंट, उसने कर दी फॉरेन एंटिटी में इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और रूल, सारी चीजें पूरी करी है उसने, शैल नॉट मेक एनी फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट वेदर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टुवर्ड्स सच फॉरेन एंटिटी or transfer such investment till any delay in reporting is regularized. Towards such foreign entity or transfer such investment till any delay in reporting is regularized. अगर आपने क्या बोलते हैं डिले रखा हुआ है तो वो रिपोर्टिंग करने से पहले, मतलब रिपोर्टिंग करने के बाद ही आप दूसरी फर्दर कर सकते हो, फाइनेंशियल कमिटमेंट और ट्रांसफर कर सकते हो। अगर रिपोर्टिंग नहीं किया है ना तो आपको ट्रांसफर भी नहीं करने दिया जाएगा और फाइनेंशियल कमिटमेंट भी नहीं करनी जाएगी। फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना यहाँ पे, AD बैंक शेल नॉट फैसिलिटेट एनी आउटवर्ड रेमिटेंस फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टुवर्ड्स फॉरेन एंटिटी अंटिल एनी डिले इन रिपोर्टिंग इज रेगुलराइज्ड। ठीक है, जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तब तक आपको करने नहीं दिया जाएगा, सिंपल इतना बोला हुआ है। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस की बात कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आंसर है और स्टार मार्क्ड आंसर है। छोटा सा ही बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, देख लेते हैं। Unless otherwise provided in the FEMA or these ODI rules, no person resident in India shall make ODI in a foreign entity engaged in real estate activity,
gambling in any form, dealing with financial products linked to the Indian rupee without specific approval of the Reserve Bank. ठीक है, ये वाले केसेस रहेंगे अगर, तो वहाँ पे आप ODI तो बिल्कुल नहीं कर सकते. Any ODI in startup recognized under the law of the host country or host jurisdiction, as the case may be, shall be made by the Indian entity only from the internal accrual, whether from the Indian entity or group or associate company in India, and in case of resident individual, from own fund or such as individual. Any ODI in startups recognized under the law of host country, यानी कि जहाँ पैसा लगा रहे हो, as the case may be, shall be made by an Indian entity only from the internal accrual, whether from the Indian entity or group or associate company in India, and in case of resident individual, from own funds of such an individual. तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की तो बात ही नहीं करी ना, यहाँ पे तो ये बोला कि कोई भी व्यक्ति एन ODI इन स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड जो वहाँ के द्वारा हुआ होगा, एज द केस में बी, शेल बी मेड बाय एन इंडियन एंटिटी ओनली फ्रॉम द इंटरनल अक्रूवल. मतलब इंटरनल अक्रूवल के लिए आप ODI कर सकते हो, वेदर फ्रॉम द इंडियन एंटिटी और ग्रुप और एसोसिएट कंपनी इन इंडिया, एंड इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल फ्रॉम ओन फंड्स ऑफ सच एज इंडिविजुअल. ठीक है, अगर इंडिविजुअल है तो वो क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल अपने पैसों के ऊपर कर सकता है, फ्रॉम ओन फंड ऑफ सच एज इंडिविजुअल. और अगर इंडियन एंटिटी है तो वो ओनली फ्रॉम द इंटरनल अक्रूवल के लिए कर सकती है. इंटरनल यानी कि कंपनी चलाने के लिए कर सकती है, उसके पैसा तो लग ही रहा है. मतलब ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन है कि उसी के द्वारा कर सकती है, वेदर फ्रॉम द इंडियन एंटिटी और ग्रुप और एसोसिएट कंपनी और इंडिया कंपनीज इन इंडिया, एंड इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल फ्रॉम ओन फंड ऑफ सच इंडिविजुअल कर सकते हैं. ठीक है, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया shall make financial commitment in a foreign entity that has invested or invest into India at the time of making such financial commitment or at any time thereafter, either directly or indirectly, resulting in a structure with more than 2 layer of subsidiaries. अब यहाँ पे ऐसा बोला, कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन एंटिटी में दैट हैज इन्वेस्टेड और इन्वेस्ट इनटू इंडिया, जो कि इंडिया में पैसा लगा रही है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच फाइनेंशियल कमिटमेंट और एट एनी टाइम देयर आफ्टर, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, रिजल्टिंग इन अ स्ट्रक्चर विथ मोर देन 2 लेयर ऑफ सब्सिडरीज. ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इंडिया का पैसा लग रहा है किसी कंपनी में, जो वो कंपनी है वो इंडिया में पैसा लगा रही है, तो इंडिया का ही पैसा इंडिया में आ रहा है. तो ये कैसे हुआ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या FDI कैसे हुआ फिर? तो इसलिए फिर उसको मना कर दिया गया है. ठीक है, और इसका जो रिजल्ट हो रहा है ना, वो ऐसा हो रहा है, रिजल्टिंग इन अ स्ट्रक्चर विथ मोर देन 2 लेयर ऑफ सब्सिडरीज. ठीक है, तो वो भी आप नहीं कर सकते. इट मे बी नोटेड दैट सच रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज. अब बैंकिंग कंपनी, NBFC, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. वो चाहे तो ये सारी चीजें जो मना करी है इंसानों को, इंडियन रेसिडेंट को, वो लोग कर सकते हैं. ठीक है, कितना टाइम हो गया? 1:18 हो गई, तो अपना लगभग खत्म हो जाएगा. थोड़ा सा ही बचा है अभी. रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्वाजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया. रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्वाजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया. ठीक है, आप मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उसको अक्वायर करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए. रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्वाइजेशन और ट्रांसफर, खरीदने या फिर बेचने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को आउटसाइड इंडिया पे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं. क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं एक बार देख के खत्म करते हैं. अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया shall not acquire or transfer any immovable property situated outside India without general or special permission of the Reserve Bank. However, following property excluded: held by a person resident in India who is national or a foreign state. Who is a national of a foreign state. ठीक है, यहाँ पे वो बात करी हुई है कि कोई भी व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई घर प्रॉपर्टी में नहीं लगा सकता पैसा बिना किसी परमिशन के.
जनरल या स्पेशल परमिशन आरबीआई से पहले आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद कर सकते हो। अब यहाँ पे इन केसों में मना किया गया है कि यहाँ पे आप करोगे बिना पूछे तो चलेगा। कहाँ कहाँ पे कौन कर रहा है, देखो, हेल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज अ नेशनल ऑफ अ फॉरेन स्टेट, यानी कि जो ये होते हैं ना एम्बेसी वाले, तो वो लोग यहाँ पे इंडिया में रहने आते हैं, जो फॉरेन के ऑफिशियल्स रहते हैं, तो वो इंडिया में रह रहे हैं पर है तो फॉरेन के नागरिक, हु इज अ नेशनल ऑफ अ फॉरेन स्टेट, तो फिर वो लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको आरबीआई से पूछना पड़ेगा, उन्हीं का देश है, वो लोग अपना खरीदे बेचे जो करना है करें। दूसरा पॉइंट, अक्वायर बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन और बिफोर द 8th day of July 1947 and continued to be held by such person with the permission of the Reserve Bank. समझो, acquired by a person resident in India on or before the 8th day of July 1947, काफ़ी पुरानी बात है। अगर उससे पहले, यानी कि अपने इंडिपेंडेंट के पहले वाली बात है, देखो, acquired by a person resident in India on or before the date of 8th day of July 1947 and continue to be held by such person with the permission of the Reserve Bank. रिजर्व बैंक से पहले परमिशन ले ली थी, तब करा हुआ है, 8 जुलाई से पहले, 1947 से पहले या फिर उस दिन तक भी, तो आपको कोई वो नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो सब वो हो गया ना, अपना सब इधर उधर थे, अपने बांग्लादेश, अपने क्या है ये पाकिस्तान, और सब काफ़ी वो सब है, तो उसमें वहाँ पे ये वाली बात नहीं आती है। अक्वायर्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन अ लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है, ऑन अ लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years से ज़्यादा उसने नहीं लिया है, तो वहाँ पे आपको आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मे अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस और गिफ्ट और परचेज फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया who has acquired such property as per the foreign exchange provisions in force at the time of such acquisition, ठीक है। यहाँ पे जो बेचने वाला है वो भी रेसिडेंट इन इंडिया है, और जो खरीदने वाला है वो भी पर्सनेंट रेसिडेंट इन इंडिया है। और जब उसने खरीदा था ना, जो बेच रहा है उसने जब खरीदा था, तो उसने वो फॉरेन एक्सचेंज और वो सारी चीज़ों का फॉलो किया हुआ है, तो वहाँ पे फिर PRI टू PRI हो रहा है, सिंपल इतना समझो, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। पर further, a person resident in India may acquire immovable property outside India from a person resident outside India by way of inheritance. अब यहाँ पे पर्सन रेसिडेंट इंडिया टू PROI को जा रहा है, नहीं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है। PROI PRI को दे रहा है, पहले PRI टू PRI हो रहा था, अब PROI टू PRI हो रहा है, ठीक है। बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, कहीं से भी मिले वो, ठीक है, इनहेरिटेंस के तौर पे मिला है। बाय वे ऑफ परचेज आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड इन RFSC, ठीक है, आपने RFSC अकाउंट में किया है तो आपको पता ही है, आरबीआई की जरूरत नहीं है वहाँ पे। बाय वे ऑफ परचेज आउट ऑफ रेमिटेंस सेंट अंडर दी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है, यहाँ पे तक की कुछ लिमिट रहती है, अपनी LRS स्कीम बोलते हैं, $2.5 लाख तक की लिमिट रहती है, कि उसके अंदर आपका कोई उसकी जरूरत नहीं है, आरबीआई को पूछने की जरूरत नहीं है। देखो वापस पढ़ता हूँ इसको, बाय वे ऑफ परचेज आउट ऑफ द रेमिटेंस सेंड अंडर द LRS इंस्टीट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक, रेमिटेंस अंडर द रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव इफ सच रिलेटिव्स बीइंग PRI कंप्लाई ऑफ द स्कीम, ठीक है। कोई यहाँ पे देखो, ये जो स्कीम वगैरह रहती है ना, वो आरबीआई के द्वारा ही अप्रूव्ड रहती है, और वो सारी चीज़ें उन लोगों के द्वारा ही टाइम फिक्स करी हुई है। तो उन लोगों ने पहले ही उस स्कीम को ऐसा कर दिया कि हाँ भैया हमारे से अप्रूव्ड ही है, तो फिर वहाँ के थ्रू आपने जो भी कुछ किया होगा ना, तो वहाँ पे आरबीआई की वापस से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शंस भी कह लो, या फिर उन लोगों ने तो अपनी तरीके से नज़र तो रखी हुई है। आगे देख सकते हैं, ज्वाइंटली विद द रिलेटिव हु इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे कौन दे रहा है, PROI दे रहा है PRI को, ज्वाइंटली विद अ रिलेटिव हु इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो ज्वाइंटली दे रहा है, मतलब उसमें दे रहा है कि दो व्यक्तियों के नाम पे दे रहा है, ज्वाइंट ओनरशिप के तौर पे।
विद रिलेटिव हु इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे दो ओनरशिप हो गई, एक हो गई पीआरआई और एक हो गया पीआरओआई, तो वहां पे भी आरबीआई की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरबीआई वाला जो पॉइंट था ना वो ऊपर वाले के लिए था, दूसरे वाले में वो अपन ने गिफ्ट और ये सब जो पढ़ा ना ये अलग पॉइंट है। तो इसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस और एक्वाइजिशन और ट्रांसफर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, क्या चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे भी पीआरओआई टू पीआरआई चल रहा है अभी तक। आउट ऑफ द इनकम और सेल प्रोसीड्स ऑफ द असेट अदर देन ओडीआई अक्वायर्ड ओवरसीज अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आउट ऑफ द इनकम और सेल ऑफ असेट अदर देन ओडीआई अक्वायर्ड ओवरसीज अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो फिर चलेगा, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, हो सकता है पीआरओआई टू पीआरआई दे सकता है वो। एन इंडियन एंटिटी हैविंग एन ओवरसीज ऑफिस may acquire immovable property. An Indian entity having an overseas office may acquire immovable property outside India for the business and residential purpose of its staff as per the direction issued by the Reserve Bank from time to time. अब यहाँ पे MNC कंपनी की बात हो रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो वो लोग अपने क्या बोलते हैं स्टाफ्स को बाहर रहने के लिए, बाहर प्रोजेक्ट्स के लिए भेज देती हैं, तो वहीं पे रहो, वहीं पे खाओ पियो, तो वो कंपनी के द्वारा वो करी गई है, एक्वायर करी गई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस और वो सब के हिसाब से करी हुई है, तो वो वैसी बात है। चौथा पॉइंट, पीआरआई who has acquired an immovable property outside India in accordance with the foreign exchange provision in force at the time of the such acquisition may transfer such property by way of gift to a person resident in India who is eligible to acquire such property under these rules or by way of sale, creating a charge on such property in accordance with the acts or rules or regulations made thereunder or direction issued by the RBI time to time। मतलब गिरवी रख के पैसे लेके आया तो चलेगा, क्रिएट अ चार्ज, यानी कि गिरवी रखे और पैसे लेके आया ऑन सच प्रॉपर्टी, पर डायरेक्शंस आरबीआई के फॉलो होने चाहिए, वही सारी बात है। द होल्डिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर देयर ऑफ in any manner shall not be permitted in the initial investment in immovable property was not permitted under the FEMA। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के लिए द होल्डिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट in immovable property or transfer thereof in any manner shall not be permitted if the initial investment is immovable property। यानी कि आपने immovable property investment पर्पस के लिए खरीदी है बाहर, तो वो नहीं चलेगा फेमा के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खत्म होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इतनी अपन ने दिमाग इसके ऊपर नहीं लगाया, दिमाग तो साला दर्द होने लग गया, पर ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि छोड़ने से अच्छा है कि एक बार पढ़ के खत्म कर दो। अभी मैं आपको बताता हूं कि देखो ये वाली जो चीजें है ना, इंट्रोडक्शन में आपने जो ये सब लिखा वो, और जो ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेसिडेंशियल ये इंडिविजुअल, तो ये सारी चीजें ना साथ में भी पूछी जा सकती हैं। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, कुछ पार्ट यहाँ की डेफिनेशन समझा दी, क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसके बाद ये समझा दिया, तो ऐसे ऐसे आंसर बन सकता है। और ठीक है, उसके बाद तो ये सारी चीजें देखी अपन ने। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, छोड़ने से अच्छा है कि कुछ चीजें देख लो। तो अपन ने 3 आंसर, देखो इंट्रोडक्शन वाला पेज अच्छे से पढ़ लेना, प्रोसीजर अच्छे से पढ़ लेना, और बाकी सारी चीज़ों मैं कह रहा हूँ छोड़ दोगे ना तो भी चलेगा। फिर ऑब्लिगेशंस एक बार अच्छे से देख लेना। फिर ये वाला तो आंसर ना ऊपर नीचे ही है, पर ठीक है। ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी, जो अपन ने मैनर ऑफ मेकिंग ओडीआई बाय इंडियन एंटिटी देखा था ना, तो वो थोड़ा सा देख लेना बीच बीच में से, ये वाला पढ़ लेना उसमें से खास, ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी। ठीक है, फिर ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग वाला एक बार आंसर थोड़ा सा पढ़ लेना। रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस तो ठीक है, सिंपल ही है, देख लेना एक बार। और एक बार ये लास्ट वाला आंसर थोड़ा बहुत पढ़ लेना, समझ में आया तो ठीक है, मतलब ऐसे कुछ इतना टेक्निकल नहीं है, पर ठीक है। तो इसी के साथ अपना ओडीआई वाला भी पार्ट खत्म होता है। इसके बाद अपन ईसीबी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।